हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री की ओर से भारत की कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस का दूसरी लैंग्वेजेस में अनुवाद जारी किया गया। इस अनुवाद का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनका थोड़ा सा प्रचार किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके और इसके माध्यम से भारत की जो भाषाई विविधता है, जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसमें तमिल भाषा में जो किताबें लिखी गई थी उन किताबों का मलयालम में अनुवाद किया गया और उड़िया भाषा की किताबों का भी अनुवाद किया गया और भी जो तमाम आपकी दूसरी भाषाएं थी उनका अनुवाद आपको देखने को मिला। तो जाहिर तौर पर यह एक प्रयास रहा सरकार की तरफ से, भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से, कि भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके और उनके संरक्षण के लिए उनका अनुवाद किया जा सके ताकि दूसरी भाषाओं में भी उनका प्रचार हो सके। तो एक ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है। तो यहां से हमको समझना पड़ेगा कि आपका क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है और क्लासिकल लैंग्वेजेस से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमको जानने पड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी जो आपकी किताबें हैं उनका ट्रांसलेशन किया गया है। तो इसमें क्लासिकल जो किताबें रही हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस की क्लासिकल जो किताबें हैं उनका यहां पर ट्रांसलेशन आपको देखने को मिला है। सबसे पहले तमिल भाषा की बहुत सारी किताबें हैं जिनका अनुवाद किया गया है, मलयालम में अनुवाद किया गया है। तो इसमें किताबें अगर आप देखें, एक आपकी किताब है पुरनानुरु किताब है, इसका अनुवाद किया गया है मलयालम में। इसके अलावा पथित्रु पत्तु किताब है, पथुपट्ट किताब है। तो इन तीन किताबों का जो है मलयालम में अनुवाद किया गया है। और भी बहुत सारी किताब हैं जैसे नानमणि ककट्टिगे किताब है, इसके अलावा आपका नारपट्टू किताब है, नानरपट्टू किताब है, इसके अलावा मुत्तो लल्लारियम किताब है। तो इनका भी अनुवाद किया गया है। तो ये किताबें क्या हैं? ये किताबों के नाम आपको याद रखने, क्योंकि यूपीएससी जो है कई बार इस तरीके की किताबों के नाम आपसे पूछ सकता है। तो मान लीजिए कल को आपसे पूछा जाता है कि ये जो किताबें हाल ही में चर्चा में रही हैं, ये किताबें कौन सी भाषा से संबंधित हैं या ये किताबें क्यों चर्चा में आई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जैसे सिलप्पदिकारम के बारे में आपने सुना होगा, जो कि 5 महान काव्यों का एक आप कह सकते हैं एक ग्रुप है। तो सिलप्पदिकारम का भी अनुवाद किया गया है तेलुगु में इसका अनुवाद देखने को मिला है। फिर ओडिया साहित्य है, ओडिया साहित्य का अनुवाद किया गया है। ओडिया साहित्य की 2 विशेष किताबें हैं, एक किताब का नाम है चर्यापद और दूसरा है मदलापंजी। तो इन दोनों किताबों का जो है अनुवाद आपको देखने को मिला है। तो ये कुछ किताबों के नाम आपको यहां पर याद रखने हैं जिन किताबों को यहां पर ट्रांसलेट किया गया है भारत सरकार की तरफ से। और ये किताबें क्लासिकल किताबें हैं, अपनी अपनी भाषाओं की सबसे विशेष किताबें मानी जाती हैं। तो ये हमने क्लासिकल किताबों के बारे में बात कर ली है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अफोर्डेबल प्राइस पर अपनी सहूलियत के मुताबिक एक अच्छी फैकल्टी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक अच्छा कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस पूरे कोर्स में आपका फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा ये कोर्स ऑनलाइन है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोर्स का प्राइस जो है वो बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसमें भी सबसे विशेष बात यह है कि अगर आप मान लीजिए कल को दृष्टि आईएएस का ऑफलाइन फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं, तो उस बैच का जो प्राइस होगा, उस बैच का जो कॉस्ट होगा, उसमें इस प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इतना प्राइस आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप उसको लेते हैं तो ये कोर्स आपके लिए लगभग एक तरीके से फ्री हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस पर भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप जो है मेरे नाम का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्षय, तो आप मेरा नाम जानते ही होंगे। अगर आप कोड में इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप जो है और ज्यादा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए हुई। इसके अलावा ये जो पूरा कोर्स है आपका अलग अलग भाषाओं में मौजूद है, अलग अलग मीडियम्स में है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस हैं वो अभी कल ही से शुरू हुए हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आज से शुरू हो रहा है। तो अगर आपका कोई साथी है, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपको कोई परिवारजन है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। एक बहुत अच्छा कोर्स यहाँ पर मौजूद है जो कि आपको मौका देता है कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक पढ़ सकते हैं। तो इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, चाहे आप नंबर से जो है संपर्क करें, चाहे आप वेबसाइट से, दोनों जगह पर आप कोड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और क्लासिकल लैंग्वेजेस होती क्या हैं, शास्त्रीय भाषाएं होती क्या हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर आप बात करें, क्लासिकल लैंग्वेजेस की शुरुआत जो है भारत में 2000 में हुई थी, सॉरी माफ कीजिएगा 2004 में हुई थी। कब हुई थी? क्लासिकल लैंग्वेजेस की शुरुआत जो है भारत में 2004 में हुई थी। 2004 में भारत सरकार की तरफ से अपनी जो प्राचीन भाषाएं हैं, हमारी जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस को स्वीकार किया गया और इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि अगर हम अपनी एंशिएंट लैंग्वेजेस
इसको कुछ विशेष दर्जा नहीं देते हैं, अगर उनको संरक्षित करने का काम नहीं करते हैं, तो हो सकता है भविष्य में वो जो है विलुप्त हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार की तरफ से साल 2004 में शास्त्रीय भाषाओं का एक प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसके तहत जो सबसे पहली भाषा स्वीकार की गई थी वो थी आपकी तमिल लैंग्वेज को साल 2004 में सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा शास्त्रीय भाषाएं अगर आप देखें, भारत में वर्तमान समय में 11 शास्त्रीय भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये वो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनका जो इतिहास है वो इतिहास न केवल भारत के सांस्कृतिक इतिहास को समृद्ध बनाता है, बल्कि इन भाषाओं का इतिहास, इनका जो ये जिस क्षेत्र से आती हैं उनकी संस्कृति को भी काफी ज्यादा समृद्ध बनाती हैं। तो ये भाषाएं न केवल भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं बल्कि उस क्षेत्र के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उस क्षेत्र की पहचान भी जो है वो इन्हीं भाषाओं से जुड़ी हुई है। तो ये अपने समुदाय के लिए, अपने समुदाय के इतिहास के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के इतिहास के लिए, अपने देश की संस्कृति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा भारत में वर्तमान समय में 11 शास्त्रीय भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा थी उसको साल 2004 में तमिल जो थी, तमिल को साल 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। सेकंड नंबर पर मिला था आपको संस्कृत को दर्जा मिला था 2005 में। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में, और ओडिया भाषा को सबसे एंड में जो है आपके सबसे एंड में नहीं, जो शुरुआत की 5 भाषाएं थी उनमें सबसे एंड में जो है दर्जा मिला था। तो शुरुआत की जो माफ कीजिएगा 6 जो भाषाएं थी उनमें जो ओडिया थी, ओडिया को सबसे एंड में मिला था 2014 में। इसके बाद एक बड़ा चेंज किया गया 2024 में। 2024 में 5 और भाषाएं जो थी उनको शामिल किया गया। कौन कौन सी भाषाएं? मराठी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ये टोटल 11 लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी। इनके नाम एक बार फिर से आप याद रख लीजिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका तमिल भाषा हो गया, फिर संस्कृत हो गया, तेलुगु है, ओडिया है, इसके अलावा आपको मलयालम मिलेगी। इसके अलावा और कौन कौन सी भाषा मिलेगी आपको? इसके अलावा आप जो है इसमें कन्नड़ भाषा को भी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें हो गई आपकी कन्नड़। ये कब शामिल की गई थी? ये जो है आपका 2024 से पहले शामिल की गई थी। 2024 के बाद आपका 5 और भाषाएं शामिल की गई थी। कौन कौन सी? मराठी हो गई, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, बंगाली हो गई और असमी हो गई। तो ये 5 भाषाएं जो थी वो आपका बाद में शामिल की गई थी। तो इनके नाम यहां पर आपको याद रखने, मराठी, पाली, प्राकृतक, असमिया और बंगाली। तो ये टोटल 11 भाषाएं हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनके नाम जो है डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब मापदंड क्या है, कौन कौन से क्राइटेरिया के आधार पर जो है किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है? तो मापदंड अगर आप देखें, मापदंड जो है वो बेसिकली यहां पर 2 बार अब तक चेंज किए गए हैं। सबसे पहले जो मापदंड आपके दिए गए थे साल 2005 में दिए गए थे। सबसे पहले कब दिए गए थे? सबसे पहले साल 2005 में मापदंड दिए गए थे, यानी कि तमिल जो है सबसे पहले तमिल को दर्जा मिला, उसके बाद 2005 में संस्कृत को दर्जा मिला और संस्कृत के आधार पर तय किया गया कि क्या क्या मापदंड आपके इस्तेमाल किए जाएंगे। और उसके बाद 2024 में एक बार मापदंड में संशोधन किया गया था। तो कौन कौन से मापदंड है? सबसे पहले वो अगर आप देखें, पहला है उच्च पुरानता, यानी कि हाई एंटीक्विटी। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा इसका मतलब यह है कि इसके जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, इसका जो ऐतिहासिक विवरण है, उसकी प्राचीनता, उसकी जो हिस्ट्री है वो लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। यानी कि भाषा का जो इतिहास है वो 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, प्राचीन साहित्य होना चाहिए। प्राचीन साहित्य में आपका प्राचीन साहित्य हो गया, प्राचीन ग्रंथ हो गया, जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता है, जिसे जनरेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर, इंपॉर्टेंट हेरिटेज के तौर पर स्वीकार करते हैं। तो पहला क्या है? पहला है आपका हाई एंटीक्विटी, दूसरा है आपका एंशिएंट लिटरेचर, तीसरा है नॉलेज ग्रंथ, यानी कि नॉलेज सिस्टम जो है उसके पास होना चाहिए। विशेष रूप से कविताएं, पुरालेख, शिलालेख, साक्ष्य के साथ साथ आपका गद्य ग्रंथ भी इसमें शामिल है, तो गद्य भी उसके हो सकते हैं। अब ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट 2024 में चेंज किया गया था। 2024 से पहले क्या हुआ करता था? 2024 से पहले ये हुआ करता था कि जो भाषा है, उस भाषा का जो साहित्य है, वो साहित्य आपका उधार लिया हुआ साहित्य नहीं होना चाहिए, बोरोड लिटरेचर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी से कॉपी, किसी दूसरी भाषा से कॉपी किया हुआ लिटरेचर ना हो,
बल्कि नया लिटरेचर हो। पर अब इसको चेंज कर दिया गया, अब इसको चेंज करके कर दिया गया कि आप जो आपका साहित्य है वो साहित्य कहीं से लिया भी या कहीं से इंस्पिरेशन लिया हुआ भी हो सकता है, प्रोज भी हो सकता है, गद्य भी हो सकता है, आपका कविताएं भी हो सकती हैं, काव्य भी हो सकता है, शिलालेख भी हो सकते हैं और आपके पूरा लेख भी हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था 2024 में, तो इसको आपको याद रखना है। फिर आप इसके अलावा विशिष्ट डेवलपमेंट जो है उसका होना चाहिए शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा बन सकती है, यानी कि उसका जो मॉडर्न फॉर्म है वो उसकी क्लासिकल फॉर्म से अलग होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो दोनों के बीच में एक विसंगति भी जो है उत्पन्न हो सकती है। तो ये चार जो आपकी मापदंड हैं वो सरकार यहां पर इस्तेमाल करती है। और अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसको थोड़ा सा अगर आप समझें तो सबसे पहले एक बेनिफिट तो ये मिलता है कि इसके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे लाभ प्रदान करती है, सरकार बेनिफिट्स देती है। इसमें सरकार जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करती है। एक पुरस्कार है आपका राष्ट्रपति सम्मान पुरस्कार और दूसरा पुरस्कार है आपका महर्षि बद्रनारायण सम्मान पुरस्कार। तो ये 2 पुरस्कार जो है सरकार शुरू करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर उस भाषा पर रिसर्च करने के लिए, उस भाषा के संरक्षण के लिए एक चेयर स्थापित करती है। एक यहां पर आप कह सकते हैं कि एक पूरा विभाग या एक चेयर स्थापित की जाती है जो कि उस पर रिसर्च करने का काम करती है। इसके अलावा सरकार ने मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है उसको स्थापित किया है और कुछ भाषाओं के लिए अलग से अपने जो क्लासिकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी स्थापित किए गए हैं जो कि उन भाषाओं में रिसर्च करने का काम करते हैं। खासतौर पर तमिल के लिए आपको ऐसा एक केंद्र जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये बेनिफिट यहां पर सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, शास्त्रीय भाषाओं को केंद्र सरकार द्वारा उनकी प्राचीनता, समृद्ध साहित्यिक परंपरा और स्वतंत्र भाषाई परंपरा के आधार पर मान्यता दी जाती है। ऑप्शन बी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन सी, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से उस भाषा के संरक्षण, अनुसंधान और शिक्षण के लिए विशेष संस्थागत सहायता मिलती है। और ऑप्शन डी, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद उस भाषा का उपयोग केवल अकादमिक और शोध कार्यों तक ही सीमित हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं को लेकर के कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।